तो स्टूडेंट्स, आज हमारा है लेक्चर नंबर 5। इस लेक्चर को जो है वो डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड कर दिया जाएगा और आप लोगों के साथ शेयर हो रहा है ये। तो रफली जो है ये तकरीबन 4 पार्ट्स में जो है इसको मैं डिवाइड करके रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो आज का लेक्चर है हमारा रिसर्च प्रोसेस के का स्टेप नंबर जो 4 होता है, दैट इज थियोरेटिकल फ्रेमवर्क एंड हाइपोथेसिस डेवलपमेंट। बेसिकली ये रिसर्च प्रोसेस का स्टेप नंबर 3 एंड 4 दोनों का कॉम्बिनेशन है। ठीक है, थियोरेटिकल फ्रेमवर्क एंड हाइपोथेसिस डेवलपमेंट। तो क्या क्या इस लेक्चर में हम लोग पढ़ने वाले, आइडेंटिफाई एंड लेबल वेरिएबल्स एसोसिएटेड विद एनी गिवन सिचुएशन, establish the links among the variables and evolve a theoretical framework, develop a set of hypotheses to be tested and state them in the null and the alternate, and apply what has been learned to a research project। तो जो भी है, देखिए स्टेप नंबर 4 के अंदर क्या है हमारा थियोरेटिकल फ्रेमवर्क, और स्टेप नंबर 5 जो है वो हमारा है जनरेशन ऑफ हाइपोथेसिस। तो ये हमारे पास जो है स्टेप्स हैं रिसर्च प्रोसेस के। इसमें फर्स्ट स्टेप जो है वो क्या होता है कि ऑब्जर्वेशन होता है, जिसमें आप ऑब्जर्व कर रहे होते हैं एक ब्रॉडर एरिया ऑफ द रिसर्च ऑफ इंटरेस्ट को। ठीक है, कि हमें मतलब जो है वो किस एरिया में जो है वो इंटरेस्ट है उसको हम आइडेंटिफाई कर रहे होते हैं, और देन उससे रेलेवेंट जो है वो हम प्रिलिमिनरी डेटा गैदरिंग करते हैं, इंटरव्यूइंग करते हैं एक्सपर्ट से, और लिटरेचर वगैरह का सर्वे करते हैं, यानी कि कुछ रिसर्चेज वगैरह पढ़ते हैं जिससे हमें आइडिया होता है कि ये पर्टिकुलर एरिया जो है इसमें किस हद तक जो है वो रिसर्च हुई हुई है, इसमें कौन से गैप्स मौजूद हैं, अभी स्टिल कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो अभी तक जो है फाइंड आउट नहीं हुई हैं और जिनको फाइंड आउट करना जो है ज़रूरी है, या इनको फाइंड आउट करने से इंटरेस्टिंग रिजल्ट्स मिलेंगे। तो ये सेकेंड स्टेप होता है। थर्ड स्टेप में होती है प्रॉब्लम डेफिनेशन, जो कि हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं प्रॉब्लम डेफिनेशन को, कि हम क्या कर रहे होते हैं कि ब्रॉडर एरिया ऑफ द प्रॉब्लम को देखने के बाद उसको हम नैरो डाउन करते हैं और स्पेसिफिक प्रॉब्लम पर आ जाते हैं, और यहीं पर जो है वो हम लोग एक अपना रिसर्च प्रपोजल भी जो है वो क्रिएट कर रहे होते हैं। देन आ जाता है हमारा थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क, और उसमें हम जो है वो वेरिएबल्स की आइडेंटिफिकेशन करते हैं, उनकी लेबलिंग करते हैं, और देन हमारा आ जाता है जनरेशन ऑफ हाइपोथेसिस। तो आज हम जो है ये दो चीज़ें पढ़ने वाले हैं, थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क और जनरेशन ऑफ हाइपोथेसिस। तो थियोरेटिकल फ्रेमवर्क क्या होता है, कहते हैं थियोरेटिकल फ्रेमवर्क जो है वो थियोरेटिकल फ्रेमवर्क रिप्रेजेंट योर बिलीव्स ऑन हाउ सर्टेन फेनोमेना आर रिलेटेड टू ईच अदर। यानी कि फेनोमेना की बात कर लें या वेरिएबल्स या कॉन्सेप्ट आपस में एक दूसरे से किस तरह रिलेट कर रहे होते हैं। एक हर कॉन्सेप्ट का दूसरे कॉन्सेप्ट के साथ क्या रिलेशनशिप है, एक वेरिएबल का दूसरे वेरिएबल के साथ क्या रिलेशनशिप है। ठीक है, to relate each other, and explanation on why you believe that these variables are associated to each other। तो सिर्फ हम ये नहीं बता रहे होते कि ये किस तरह से एक वेरिएबल दूसरे वेरिएबल से रिलेटेड है, या किस तरह से एक कॉन्सेप्ट दूसरे कॉन्सेप्ट से रिलेटेड है, बल्कि हम साथ साथ ये भी एक्सप्लेन कर रहे होते हैं कि हमें क्यों ऐसा लग रहा है, हमें क्यों ऐसा लग रहा है कि ये वेरिएबल आपस में एक दूसरे से रिलेटेड है। ठीक है ना, तो इसका क्या मतलब हुआ कि ये कॉम्बिनेशन है दो चीज़ों का, थ्योरी और फ्रेमवर्क। थ्योरी यानी कि ऑन व्हाट बेसिस, ऑन व्हाट लॉजिकल बेसिस दीज वेरिएबल्स आर एसोसिएटेड और रिलेटेड टू ईच अदर, ये तो थ्योरी हो गई। और फ्रेमवर्क का मतलब है कि इसको मॉडल कर देना, यानी कि इसके रिलेशनशिप्स को ड्रॉ कर देना कि आया इनके दरमियान में पॉजिटिव रिलेशनशिप है, नेगेटिव रिलेशनशिप है, कौन सा इसमें डिपेंडेंट है, कौन सा इसमें इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, कौन सा इसमें मॉडरेटिंग वेरिएबल है, कौन सा इसमें मीडिएटिंग वेरिएबल है। ये सारा क्या कहलाता है, ये सारे का सारा कहलाता है थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क। यानी कि हम इसको आइडेंटिफाई भी कर देते हैं कि ये किस टाइप का वेरिएबल है, डिपेंडेंट है, इंडिपेंडेंट है, और साथ में हम जो है वो उसको रिलेट भी कर देते हैं, रिलेशन भी इसका जो है वो आइडेंटिफाई कर देते हैं। तो बेसिक स्टेप्स इसके कौन से हैं? पहले कहता है कि आइडेंटिफाई एंड लेबल द वेरिएबल्स करेक्टली, यानी कि आइडेंटिफाई करना, यानी कि ये बताना कि कौन इस फ्रेमवर्क के अंदर कौन सा वेरिएबल डिपेंडेंट है, या कौन से वेरिएबल्स डिपेंडेंट या इंडिपेंडेंट हैं, या कौन सा जो है वो इसमें मॉडरेटिंग वेरिएबल्स हैं, या कौन से मीडिएटिंग वेरिएबल्स हैं। ठीक है,
देन स्टेट द रिलेशनशिप अमंग देम, यानी कि फॉर्मुलेट हाइपोथेसिस। तो जाहिर सी बात है कि जब आप रिलेशनशिप की बात कर रहे होते हैं तो इसका क्या मतलब होता है कि आप हाइपोथेसिस की बात कर रहे हैं कि एक वेरिएबल दूसरे वेरिएबल के ऊपर डिपेंड कर रहा है, एक्स वाई पे डिपेंड कर रहा है या वाई एक्स पे डिपेंड कर रहा है, इसके रिलेशनशिप्स को बताते हैं। या पॉजिटिव रिलेशनशिप है या नेगेटिव रिलेशनशिप है, किस टाइप का रिलेशनशिप है दो वेरिएबल्स के दरमियान में। तो इसको या तो आप जो है वो ड्रॉ कर रहे होते हैं, तो ये यानी कि मॉडल की शक्ल में होता है। जब आप इसके हाइपोथेसिस को फॉर्मुलेट करते हैं तो ये एक रिटन टेक्स्ट की शक्ल में होता है, टेक्सचुअल फॉर्म में होता है यूजुअली। ठीक है, फिर कहते हैं एक्सप्लेन हाउ एंड व्हाई यू एक्सपेक्ट दीज रिलेशनशिप। इसके बाद तीसरे स्टेप पे आप क्या करते हैं, इसकी थ्योरी को एक्सप्लेन करते हैं कि आपको क्यों ऐसा लगता है कि ये रिलेशनशिप जो है वो एग्जिस्ट करते हैं दो वेरिएबल के दरमियान में, जो है ये रिलेशनशिप कैसे एग्जिस्ट करते हैं और क्यों एग्जिस्ट करते हैं, इसको थ्योरेटिकली एक्सप्लेन करना। तो ये जब तीन चीजें होंगी तो इसको थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क कहा जाएगा। ठीक है, इसके बाद जाहिर सी बात है कि वेरिएबल्स हैं जिसके बारे में जो हमारा फर्स्ट स्टेप था कि आइडेंटिफिकेशन करनी है, तो पहले हमें ये पता होना चाहिए कि वेरिएबल क्या होता है और किस तरह से इसको आइडेंटिफाई करते हैं। कहता है कि एनी कॉन्सेप्ट और कंस्ट्रक्ट दैट वेरीज और चेंजेस इन वैल्यू, यानी कि वेरिएबल क्या है, ऐसा कोई भी ऐसा कॉन्सेप्ट या कंस्ट्रक्ट। ठीक है, कोई भी एक कॉन्सेप्ट है, ठीक है, इस कॉन्सेप्ट को या फिर कंस्ट्रक्ट का मतलब क्या होता है कि आप मुख्तलिफ सब वेरिएबल्स को या सब आइटम्स को कंबाइन करके, सब डायमेंशंस को कंबाइन करके एक वेरिएबल बनाते हो, उसको कंस्ट्रक्ट कहा जाता है। ठीक है, हाउएवर यूँ समझ लीजिए अभी फिलहाल के वेरिएबल वो है जो कि जिसकी वैल्यू चेंज होती है, जो वेरी करता है, जिसकी वैल्यू कम या ज़्यादा हो सकती है। सबके लिए एक ही जैसी वैल्यू ना हो, सबके लिए कम हो या ज़्यादा हो। मिसाल के तौर पे आप समझने के लिए एज, तो हर किसी की एज एक नहीं होती, एज चेंज होती रहती है। या किसी से पूछा जाए कि आपके पॉकेट में इस वक्त, मतलब एक ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स है, उससे पूछा जाए कि आपके पॉकेट में इस वक्त कितने रुपए हैं, तो अ, ऐसा नहीं होगा कि सबके पास बराबर की अमाउंट हो, वो कम या ज़्यादा हो सकती है, यानी कि वेरी करती है, चेंज करती है। ठीक है, मेन टाइप ऑफ वेरिएबल जो है वो चार हैं हमारे पास। पहली जो दो हैं वो तो आप लोगों ने बहुत ज़्यादा सुनी होंगी, स्टैटिस्टिक्स वगैरह कोर्स पढ़ा होगा मैथमेटिक्स का, उसके अंदर यूजुअली आप दो टाइप्स को सुनते हैं, डिपेंडेंट वेरिएबल और इंडिपेंडेंट वेरिएबल। इसके बाद की जो दो टाइप्स हैं उसको आपने कम सुना होगा, लेकिन आज हम इनको भी पढ़ लेंगे और इनको भी समझ लेंगे कि एक्चुअल में क्या है। तो मॉडरेटिंग वेरिएबल्स एंड मीडिएटिंग वेरिएबल्स, तो ये चार टाइप के जो है ना वो वेरिएबल्स होते हैं, डिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट, मॉडरेटिंग एंड मीडिएटिंग वेरिएबल्स। डिपेंडेंट वेरिएबल क्या होते हैं? डिपेंडेंट वेरिएबल यानी कि डीवी शॉर्ट में हम लिख देते हैं, डिपेंडेंट वेरिएबल इज ऑफ प्राइमरी इंटरेस्ट टू द रिसर्च। ठीक है, दैट सी बात है, प्राइमरी इंटरेस्ट का वेरिएबल होता है जिसके ऊपर आप देखना चाहते हैं दूसरे वेरिएबल्स का इम्पैक्ट। ठीक है ना, द गोल ऑफ रिसर्च प्रोजेक्ट इज टू अंडरस्टैंड, प्रिडिक्ट और एक्सप्लेन द वेरिएबिलिटी ऑफ दिस वेरिएबल। तो एक्चुअल में आपकी रिसर्च का मकसद यही होता है कि जो आपका डिपेंडेंट वेरिएबल है इसमें चेंजेस के कौन कौन से असबाब बन सकते हैं, कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं जो इसमें चेंजेस का, इस वेरिएबल में चेंजेस के जो है वो रीज़न बनते हैं। तो वो आपका मेन वेरिएबल ऑफ इंटरेस्ट होता है। फॉर एग्जांपल अगर आप देखना चाहते हैं, लाइक आप कहेंगे कि इम्पैक्ट ऑफ ह्यूमन रिसोर्स प्रैक्टिसेस, इम्पैक्ट ऑफ ह्यूमन रिसोर्स प्रैक्टिसेस ऑन फर्म परफॉर्मेंस। तो अब फर्म परफॉर्मेंस जो है वो आपका क्या है, डिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक है ना, तो ये आपका वेरिएबल ऑफ इंटरेस्ट होता है बेसिकली, कि आप क्या देखना चाह रहे हैं, आप देखना चाह रहे हैं फर्म परफॉर्मेंस पे कौन से वेरिएबल्स जो है वो इम्पेक्ट कर रहे हैं, यानी कि ह्यूमन रिसोर्स प्रैक्टिसेस का कोई इम्पेक्ट फर्म परफॉर्मेंस के ऊपर है या नहीं है। ठीक है ना, तो वेरिएबल ऑफ इंटरेस्ट आपका है वो है फर्म परफॉर्मेंस, यानी कि डिपेंडेंट वेरिएबल। ये वो वेरिएबल है जिस वेरिएबल पे हम दूसरे अदर वेरिएबल्स का जो है वो इम्पैक्ट चेक कर रहे होते हैं। ठीक है, इसके बाद सेकंड जो है वो है हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल। इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या होता है? इंडिपेंडेंट वेरिएबल वो वेरिएबल होता है जो डिपेंडेंट वेरिएबल पे इम्पैक्ट करता है। ठीक है, जिसका इम्पैक्ट हम डिपेंडेंट वेरिएबल पे चेक कर रहे होते हैं। जैसे कि मैंने अभी एग्जांपल दी थी कि ह्यूमन रिसोर्स प्रैक्टिसेस का इम्पैक्ट जो है वो फर्म परफॉर्मेंस पे क्या है, तो यहाँ पर ह्यूमन रिसोर्स प्रैक्टिसेस जो है, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस जो है
वो क्या हो गई आपकी इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो गई। क्या कहते हैं इन्फ्लुएंस द डीवी, किसको इन्फ्लुएंस करता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल, यानी कि आईवी जो है वो डीवी को इन्फ्लुएंस करता है इन आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव वे, या तो पॉजिटिव वे में इन्फ्लुएंस करेगा या नेगेटिव वे में इन्फ्लुएंस करेगा। पॉजिटिव वे में इन्फ्लुएंस करेगा इसका क्या मतलब है कि आईवी के बढ़ने से डीवी भी बढ़ेगा या आईवी के कम होने से डीवी भी कम होगा, जिसको हम अदर वर्ड्स में डायरेक्ट रिलेशनशिप कहते हैं। ठीक है, और नेगेटिव वे में कैसे इम्पेक्ट करेगा, नेगेटिव वे में जब एक वेरिएबल इंक्रीज होगा तो दूसरा डिक्रीज होगा, जैसे कि आईवी अगर इंक्रीज हो रहा है तो डीवी डिक्रीज होगा, आईवी डिक्रीज हो रहा है तो डीवी इंक्रीज होगा। इसको हम इनवर्स रिलेशनशिप भी कहते हैं और नेगेटिव रिलेशनशिप भी कहते हैं। ठीक है, द वेरिएंस इन द डीवी इज अकाउंटेड फॉर बाय द आईवी। तो वेरिएंस, जो भी वेरिएंस डीवी में आएगा, डीवी में जो वेरिएंस आएगा, जो चेंजेस आएंगी, जो वेरिएबिलिटी आएगी डीवी में, जो वेरिएबिलिटी पैदा होगी, जो वेरिएंस आएगा वो किसकी वजह से आएगा, वो आएगा आईवी की वजह से, इंडिपेंडेंट वेरिएबल की वजह से आता है। ठीक है, तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल ही ऐसा वेरिएबल है जो कि डिपेंडेंट वेरिएबल के ऊपर इम्पैक्ट कर रहा होता है डायरेक्टली। कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं हम लोग। तो पहली एग्जांपल आपको जो है वो दिखा रहा है कि लिस्ट द वेरिएबल्स एंड लेबल देम एज डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट, एक्सप्लेनिंग व्हाई दे आर सो लेबल्ड। पहली एग्जांपल आपको दे देते हैं कि एन अप्लाइड रिसर्चर, रिसर्चर है, अप्लाइड रिसर्चर है, जो कि ऐसी चीज़ों पर रिसर्च करता है जो करंट प्रॉब्लम्स होती हैं। ठीक है ना, अप्लाइड रिसर्चर वांट्स टू इंक्रीज द परफॉर्मेंस ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल मेंबर्स इन पर्टिकुलर बैंक। तो वो देखना चाहता है कि मतलब किस तरह, मतलब वो चाहता है कि किस तरह जो है वो परफॉर्मेंस इंक्रीज होगी ऑर्गेनाइजेशनल मेंबर्स की एक पर्टिकुलर बैंक के अंदर। ठीक है, तो अब वो यानी कि बैंक में देखना चाह रहा है, परफॉर्मेंस को देखना चाह रहा है, इंक्रीज करना चाह रहा है परफॉर्मेंस को। ठीक है ना, तो कहते हैं डिपेंडेंट वेरिएबल, क्योंकि वो देखना चाह रहा है कि परफॉर्मेंस के ऊपर कौन कौन सी से जो फैक्टर्स हैं वो इम्पैक्ट करते हैं। ठीक है ना, तो परफॉर्मेंस पे कौन कौन से फैक्टर इम्पैक्ट कर रहे हैं, तो इसका क्या मतलब हो गया कि ऑर्गेनाइजेशनल परफॉर्मेंस जो है वो क्या हो गई, डिपेंडेंट वेरिएबल हो गई, क्योंकि ये क्या है, बेसिक वेरिएबल ऑफ इंटरेस्ट है। यानी कि प्राइमरी वेरिएबल ऑफ इंटरेस्ट क्या है, ऑर्गेनाइजेशनल परफॉर्मेंस, क्योंकि उसे ये समझना है कि ऑर्गेनाइजेशनल परफॉर्मेंस जो है वो किस तरह इंक्रीज होगी, किन चीज़ों को इंक्रीज किया जाए तो ऑर्गेनाइजेशनल परफॉर्मेंस इंक्रीज होगी। तो मेन जो वेरिएबल ऑफ इंटरेस्ट है वो ऑर्गेनाइजेशनल परफॉर्मेंस है, डिपेंडेंट है वेरिएबल, और वो मैं देखना चाह रहा है कि कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिससे ऑर्गेनाइजेशनल परफॉर्मेंस जो है वो इंक्रीज करेगी, यानी कि कौन सी चीज़ों पे ऑर्गेनाइजेशनल परफॉर्मेंस जो है वो डिपेंड करती है। ठीक है ना, तो क्या कहता है कि प्राइमरी वेरिएबल द अप्लाइड रिसर्चर हु वांट्स टू इंक्रीज द कमिटमेंट ऑफ मेंबर्स इन द बैंक। ठीक है, और ये जो है क्या चाहता है कि कमिटमेंट ऑफ मेंबर जो है वो बैंक में इंक्रीज करना चाहता है। ठीक है ना, तो ये इसका पहला हो गया एग्जांपल। ठीक है ना, अच्छा जी, आगे अगेन जो है वो, ठीक है ना, अब दूसरा जो है वो क्या, दूसरी एग्जांपल है, अ मार्केटिंग मैनेजर वंडर्स व्हाई द रीसेंट एडवर्टाइजमेंट स्ट्रेटजीज डज नॉट वर्क। ठीक ना, मार्केटिंग मैनेजर वंडर्स व्हाई द रीसेंट एडवर्टाइजमेंट स्ट्रेटजी डज नॉट वर्क, कि एडवर्टाइजमेंट स्ट्रेटजी जो है वो क्यों काम नहीं करती है। तो व्हाट वुड बी द डिपेंडेंट वेरिएबल हियर, तो यहाँ पर जो है वो डिपेंडेंट वेरिएबल क्या है, तो यहाँ पर जो डिपेंडेंट वेरिएबल है वो क्या है, एडवर्टाइजमेंट स्ट्रेटजी। एडवर्टाइजमेंट स्ट्रेटजी क्यों है, क्योंकि देखना ये चाह रहे हैं एक्चुअल में कि कौन से ऐसे रीजंस हैं जो कि एडवर्टाइजमेंट स्ट्रेटजी के यानी कि सक्सेसफुल होने पे या अनसक्सेसफुल होने पे इम्पैक्ट कर रहे होते हैं। ठीक है ना, क्योंकि डज नॉट वर्क कह रहा है तो इसका मतलब है कि कौन से ऐसे इम्पैक्ट हैं जो कि बेसिकली एडवर्टीजमेंट स्ट्रेटजी के अनसक्सेसफुल होने में जो है वो काम किए थे, यानी कि जिन्होंने नेगेटिव इम्पैक्ट किया था एडवर्टीजमेंट स्ट्रेटजी के ऊपर। तो ये मालूम करना चाहिए डिपेंडेंट वेरिएबल क्या हो गया, एडवर्टीजमेंट स्ट्रेटजी, बिकॉज द मार्केटिंग मैनेजर इज इंटरेस्टिंग इन नोइंग व्हाई रिसेंट स्ट्रेटजी डज नॉट वर्क। इसके बाद एग्जाम्पल नंबर 3 है आपके पास, जो कह रहा है कि रिसर्च स्टडीज इंडिकेट दैट सक्सेसफुल न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट हैज एन इन्फ्लुएंस ऑन द स्टॉक मार्केट प्राइस ऑफ द कंपनी। न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट की बात हो रही है और स्टॉक प्राइस ऑफ द कंपनी की बात हो रही है, दो चीज़ों की बात हो रही है। अगर इसके अंदर कीवर्ड्स देखें आप फर्स्ट सेंटेंस के अंदर तो आपको दो कीवर्ड्स नजर आएंगे, सक्सेसफुल न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट और स्टॉक प्राइस ऑफ द कंपनी।
That is, the more successful the new product turns out to be, the higher will be the stock price of the market. तो इसमें रिलेशनशिप भी आपको बता रहा है कि जितना सक्सेसफुल होगी नई प्रोडक्ट, उतनी जो है वो स्टॉक मार्केट प्राइस जो है वो फर्म की बढ़ेगी, फर्म की स्टॉक प्राइस जो है वो बढ़ जाएगी, शेयर की प्राइस जो है वो मार्केट में फर्म की बढ़ जाएगी। यानी कि दो चीज़ों की बात हो रही है। पहली चीज़ है आपके पास न्यू प्रोडक्ट और दूसरी चीज़ है आपके पास स्टॉक मार्केट प्राइस यानी स्टॉक प्राइस। तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल इसमें कौन सा है भाई? तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है इसके अंदर सक्सेस ऑफ न्यू प्रोडक्ट। ठीक है, क्योंकि वेरिएबल ऑफ इंटरेस्ट क्या है? प्राइस, प्राइस ऑफ शेयर। तो प्राइस ऑफ शेयर जो है वो डिपेंडेंट वेरिएबल है। प्राइस ऑफ शेयर पे कौन सी चीज इंपैक्ट कर रही है? सक्सेस ऑफ न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट के। कंपनी ने नई प्रोडक्ट बनाई और वो सक्सेसफुल हो गई, तो उसका इम्पैक्ट किसके ऊपर आया? उसका इम्पैक्ट आया कंपनी के शेयर प्राइस पे, स्टॉक प्राइस के ऊपर आया। मार्केट में स्टॉक की प्राइस जो है, उसके शेयर की प्राइस जो है वो बढ़ गई। तो डिपेंडेंट वेरिएबल हो गया शेयर प्राइस, इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो गया न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट। ठीक है ना? तो ये आपके पास जो है देखें फ्रेमवर्क इसने बनाकर दे दिया कि न्यू प्रोडक्ट सक्सेस, न्यू प्रोडक्ट सक्सेस है, ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। ठीक है, नॉर्मली हम जब भी फ्रेमवर्क बना रहे होते हैं, मॉडल बना रहे होते हैं, तो लेफ्ट साइड पर जो है वो हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल रखते हैं और राइट साइड पे डिपेंडेंट वेरिएबल रखते हैं। तो राइट साइड पे डिपेंडेंट वेरिएबल है हमारा स्टॉक मार्केट प्राइस। तो स्टॉक मार्केट प्राइस के ऊपर क्या इम्पैक्ट कर रहा है? न्यू प्रोडक्ट सक्सेस। यानी कि किसका रिलेशनशिप चेक कर रहे हैं हम लोग? न्यू प्रोडक्ट सक्सेस और स्टॉक मार्केट प्राइस का रिलेशनशिप चेक करें। लेकिन इस रिलेशनशिप में इंडिपेंडेंट वेरिएबल कौन सा है? इस रिलेशनशिप में इंडिपेंडेंट वेरिएबल है न्यू प्रोडक्ट सक्सेस और डिपेंडेंट वेरिएबल है स्टॉक मार्केट प्राइस। तो स्टॉक मार्केट प्राइस में चेंज होता है, तो स्टॉक मार्केट प्राइस जो है वो क्या है? वेरिएबल है। न्यू प्रोडक्ट सक्सेस भी हो सकती है, सक्सेसफुल भी हो सकती है, अनसक्सेसफुल भी हो सकती है, तो इसमें भी चेंजेस हैं, सक्सेसफुल अनसक्सेसफुल चेंज होना। ठीक है, तो ये भी क्या है? इंडिपेंडेंट वेरिएबल। अब कितनी सक्सेस, ज़्यादा सक्सेस होना, कम सक्सेस होना, बहुत ज़्यादा सक्सेस होना, तो ये भी चेंजेस है। उसको हम नंबर्स में भी कर रहे होते हैं बेसिकली, लेकिन अभी सिर्फ समझाने के लिए। तो दोनों चेंज हो रहे हैं, वेरी कर रहे हैं, तो उनको क्या कहा जाएगा? वेरिएबल्स कहा जाएगा। और एक के चेंज होने की वजह से दूसरे पे इम्पैक्ट आ रहा है, तो जिसके चेंज होने की वजह से दूसरे पे इम्पैक्ट आ रहा है उस वेरिएबल को इंडिपेंडेंट वेरिएबल कहा जाएगा, और जिस पे इम्पैक्ट आ रहा है उसको कहा जाएगा डिपेंडेंट वेरिएबल। होपफुली के इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल का कॉन्सेप्ट जो है वो आपका खत्म आ गया, या खत्म हो गया, क्लियर हो गया है। यहाँ पर जो है वो होपफुली आपका जो है वो डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया और बेसिक आपको जो है वो मॉडल समझ में आ गया। यहाँ पर जो है मैं अपने लेक्चर का पार्ट 1 जो है, या पार्ट ए कह लें, पार्ट ए जो है इसको मैं अभी यहाँ पर जो है वो स्टॉप कर रहा हूँ, और आगे नेक्स्ट पार्ट में जो है वो हम आगे मज़ीद करेंगे। थैंक यू वेरी मच।